Hello everyone, this is Simran Verma. Today we will take class 9, chapter number 12. Sound chapter हम यहाँ पे start करने जा रहे हैं. Every day we hear sound from the various sources like human, birds, bells, machine, vehicles, television, radio. हमें daily life में हमें इनकी आवाज़ सुनाई देती है. Sound एक form of the energy होती है जो produce करती है एक sensation of hearing in our ears. हमारे ईयर्स के अंदर एक सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है. एंड देयर आर आल्सो अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी भी होती है. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट मैकेनिकल एनर्जी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा था. अब हम यहाँ पर जानने की बात करते हैं कि जो कन्वर्जेशन ऑफ द एनर्जी है जो आपकी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है. जब आप ताली बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है. कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी? क्या कोई भी साउंड आप बिना किसी एनर्जी को यूटिलाइज करे प्रोड्यूस करवा सकते हैं? एंड विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस द साउंड? कौन सी फॉर्म ऑफ द एनर्जी आपकी यूज होती है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम एंड रिसीव्ड बाय ईयर. और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है और कैसे ये एक मीडियम से ट्रांसमिट होती है और कैसे हमारे ईयर्स इसको रिसीव करते हैं. अब नेक्स्ट आ जाइए प्रोडक्शन ऑफ द साउंड के ऊपर. टेक एक ट्यूनिंग फॉर्क आपने लेना है, उसको सेट करना वाइब्रेशन पर बाय स्ट्राइकिंग इट्स फ्रॉम ऑन अ रबर पैड. तो इस तरह से आपका ट्यूनिंग फॉर्क होता है और इसकी एक साइड को आपने एक रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करना है और ये आपका वाइब्रेट करना लग जाएगा. जब आपने ईयर के पास लेकर आते हैं तो आपको कोई साउंड सुनाई देगी. टच करेंगे वन ऑफ द प्रोंग को जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का है अपने फिंगर से और शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को फ्रेंड्स के साथ. नाउ सस्पेंड ए टेबल टेनिस. आपने क्या लेना है? टेबल टेनिस बॉल लेनी है और एक स्मॉल प्लास्टिक बॉल लेनी है. बाय द थ्रेड फ्रॉम द सपोर्ट से उसको ऐसे आपने हैंग कर देना लाइक दिस. एंड पुट ए नोट एट वन एंड ऑफ द थ्रेड एंड देन विद द हेल्प ऑफ द नीडल पास द थ्रेड थ्रू द बॉल. और एक नीडल के हेल्प से आपने थ्रेड को पास करना बॉल से. टच करोगे बॉल को जेंटली विद द प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से जैसे टच करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. तो इनकी ऑब्जर्वेशन जो हुई है हम यहाँ पर देखेंगे. तो जैसे ये रबर बॉल आपने थ्रेड के साथ स्ट्रेच किया इस तरह से और यहाँ पर ये आपने इनसाइड द नीडल से लेकर गया और पास में ट्यूनिंग फॉर्क लेके गए हैं. तो ये आपका क्या करेगा? स्ट्राइक होकर के इधर उधर मूव करेगा. वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस को करेंगे तो ये क्या करेगा? बॉल को मूव करवा देगा. अब दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं हम यहाँ पर. फिल द वाटर इन अ बीकर और ए ग्लास अप टू द ब्रिम. मतलब पूरी इसको किनारे तक आपने फिल करना है और जेंटली टच द वाटर सरफेस with one of the prongs of the vibrating tuning fork. ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रोंग है इस इनको प्रोंग्स बोलते हैं. तो उसको आप टच करेंगे वाटर के सरफेस पर. नेक्स्ट डिप करेंगे प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को वाटर के अंदर है शोन इन द फिगर और ऑब्जर्व करेंगे व्हाट हैपेंस इन बोथ द केसेस. दोनों केसेस में ये क्या होता है. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाई दिस हैपन. ये क्यों हो रहा है इसको आप डिस्कस करेंगे. वन ऑफ द प्रोंग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क टचिंग द वाटर सरफेस को टच कर रहा है और एक आपका जो ये डायग्राम आपको शो कर रखा है डिप किया हुआ है. इसके ट्यूनिंग फॉर्क को उन्होंने डिप किया हुआ है. अब फ्रॉम द एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड? आप क्या कंक्लूड करते हैं? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? क्या कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? इन अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क. हमने ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करके साउंड को प्रोड्यूस करवाया है. एंड वी कैन आल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग अदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को शेक करके भी हम ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं. एज पर द अबव जो ऊपर एक्टिविटी किए गए थे हमने जो ऑब्जेक्ट के साथ की थी कि हमने देखा था ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है और साउंड को प्रोड्यूस कर रही है. तो दैट मींस वाइब्रेशन मींस ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. उसे कहते हैं वाइब्रेशन. The sound of the human voice is produced by due to the vibration in their vocal cords. कि हमारी जो गले के अंदर vocal cords होती हैं उनकी vibrations के थ्रू भी sound produce होती है. जब एक bird flap करता है अपने wings को आपको sound सुनाई देती है. Think about how the buzzing sound जो accompanying एक bee जो होता है वो कैसे buzzing bee करके आता है. एक stretching rubber band कैसे एक stretching जो rubber band होता है जब उसको when plucked
जब इसको स्ट्रेचिंग रबर बैंड को प्लग करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। इफ यू हैव नेवर डन दिस तो आप इनको ट्राई कीजिए और स्ट्रेच रबर बैंड से और साउंड को प्रोड्यूस करवाइए। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक लिस्ट बनाना डिफरेंट ऑफ द म्यूजिकल। आपने इंस्ट्रूमेंट और उनको डिस्कस करना अपने फ्रेंड के साथ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है साउंड जो प्रोड्यूस करवाता है। अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड की। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमें पता चल गया कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब द मैटर और द सब्सटेंस थ्रू विच जो साउंड ट्रांसमिट होती है उसको कहते हैं मीडियम। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द जनरेशन टू द लिसनर। लिसनर तक सुनता है, एक जनरेशन से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लिसनर तक जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है इट सेट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। जितना ये वाइब्रेट कर रहा है उसके चारों तरफ मीडियम को क्या करता है, सेट करता है। एंड पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। और जो पार्टिकल्स हैं ट्रेवल नहीं करते हैं ऑल द वे में ऑब्जेक्ट मतलब ये नहीं है कि एक पार्टिकल यहाँ पर है तो यही ट्रेवल करेगा, इस ये दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, फिर चौथे को, इस तरह से रिजल्ट जाता जाएगा। और जो हमारे ईयर के पास जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है वो साउंड को हमारे पास पहुंच जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो कॉन्टेक्ट में होते हैं विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के फर्स्ट डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। फिर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा एडजेसेंट पार्टिकल से, जैसे अभी आपको बताया था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो एडजेसेंट पार्टिकल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट से आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पोजीशन से। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब ये पार्टिकल जिसने इसको डिस्टर्ब किया ये वापस अपनी सिंपल पोजीशन पर आ जाएगा। और दिस प्रोसेस कंटिन्यूज इन द मीडियम टिल द साउंड रीचेस आवर ईयर। जब तक हमारे ईयर में नहीं चली जाती तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। एंड द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द साउंड सोर्स ऑफ ए साउंड, जो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड होती है सोर्स ऑफ ए साउंड इन द मीडियम ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। नोट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स की वजह से नहीं करती, ये मीडियम की वजह से करती है। एक वेव एक डिस्टर्बेंस होती है जो मूव करती है थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू द मोशन, कि वो साथ वाले पार्टिकल्स को मोशन में लेकर आते हैं। दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन, और इसी तरह से ये दूसरे में भी आपका सिमिलर मोशन प्रोड्यूस करते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ, अपने आप को मूव नहीं करते, बट डिस्टर्बेंस कैरिड अवे होती है, यानी कि कैरिड फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ती जाएगी डिस्टर्बेंस। दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड इन ए मीडियम। और यही होता है साउंड का जो मीडियम होता है, एक मीडियम के अंदर साउंड की प्रोपेगेशन आपकी पार्टिकल्स से लेकर के पार्टिकल्स तक होती है। हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज एज ए वेव, और इसको हम कैसे विजुअलाइज करते हैं, एज ए wave. Sound waves are characterized by the motion of the particles in the medium and are called the mechanical waves. और इनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम जो होता है, एयर सबसे मोस्ट कॉमन मीडियम है जिसमें साउंड ट्रेवल करती है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब आगे मूव करती है तो इट पुशेस एंड कंप्रेस करेंगी एयर को इन फ्रंट ऑफ इट एंड क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के रीजन को बनाती है और ये रीजन क्या कहलाता है, कंप्रेशन। हायर रीजन कंप्रेशन एज शोन इन द फिगर, आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं 12.5। ये आपका फिगर दे रखा है, जो हायर रीजन है ये आपका हायर रीजन है, कंप्रेशन का रीजन है, ये रेयरफेक्शन का रीजन है। इस तरह से ये आपको शो कर रखे हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं, दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स अवे, दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द हाई कंप्रेशन, और इसको कहते हैं कंप्रेशन एज shown in the figure. This compression start to move away from the vibrating object, से आपका क्या होता है, दूर जाता है। और when the vibrating object move पीछे की तरफ करती है तो ये रीजन बनाती है लो प्रेशर का, जिसको कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ये भी आप डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रीजन जो आपको ये वाला आर वाला जो रीजन है, लो प्रेशर का रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, आर। और जिसको जो हाई प्रेशर का रीजन है ये कंप्रेशन कहलाएगा। एज ए ऑब्जेक्ट जब मूव करती है बैक एंड फोर्थ रैपिडली, एक सीरीज ऑफ द कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट होती है एयर के अंदर, और दिस मेक द साउंड वेव दैट प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम, जो मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती है। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ द हाई प्रेशर एंड रेयरफेक्शन इज द रीजन ऑफ द लो प्रेशर होता है।
प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम इन ए गिवन वॉल्यूम। एक मीडियम में आपके जितने पार्टिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की आपका उतना ज्यादा आपका प्रेशर होगा और ज्यादा होगा। दस प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और द प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। तो इसको क्या कहेंगे, प्रेशर वेरिएशंस और द डेंसिटी वेरिएशंस हम कहते हैं। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए सीरीज ऑफ द कंप्रेशन का और रेयरफेक्शन का। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच टू ईयर्स। तो ये सारी जो आपको कहानियां भी बताई है ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको समझ के कि एक पार्टिकल्स आपका इस तरह से होता है, दूसरे पार्टिकल को एडजेसेंट पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और ये जब तक ऐसे एडजेसेंट पार्टिकल तक होती रहती है जब तक कि वो साउंड हमारे ईयर्स तक ना आ जाए। तो इसको एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है एंड नीड ए मटेरियल लाइक एयर, वाटर और स्टील, कोई ना कोई इसको मीडियम चाहिए जो ट्रेवल कर सके जिसमें। और फॉर इट्स प्रोपेगेशन इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, जिसे हम एक एक्सपेरिमेंट से भी आपको शो करते हैं। आपने क्या लेना है कि इलेक्ट्रिक बेल लेना है। ये अपरेटस है, इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक बेल आपने ले ली है और जार के अंदर, और बेल जार इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप से उसको हमने लगा दिया। शो विद द फिगर, इफ यू प्रेस द स्विच यू विल बी एबल टू हियर द बेल। अब आपने जैसे बेल को मतलब स्विच ऑन किया तो आपने इसके वॉल्यूम को आप सुन सकते हैं बेल की, लेकिन जैसे ही एयर जो आपकी पंप आउट सारी की सारी निकल जाएगी तो साउंड्स बिकम फेंटर। धीरे धीरे जैसे निकलती जाएगी आवाज कम होती जाएगी, आप तो जस्ट सेम करंट उसमें से पास कर रहा बेल में से, और कुछ टाइम के बाद जब बहुत ही लेस लेयर रह जाएगी तो आपको बहुत ही कम साउंड सुनाई देगी। व्हाट विल हैपन इफ द एयर इज रिमूव कंप्लीटली। जब एयर कंप्लीटली निकाल देंगे तो आपको कोई भी साउंड सुनाई देनी बंद हो जाएगी। तो ये क्या शो करता है कि आपका मीडियम के अंदर कोई ना कोई साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल्स। स्कूल बेल्स में आपका स्ट्राइक करते हैं तो आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, फिर एडजेसेंट पार्टिकल्स को क्रिएट करती है डिस्टर्बेंस, और जब तक हमारे ईयर्स में नहीं आती तो एडजेसेंट पार्टिकल्स इस तरह से डिस्टर्ब होते रहते हैं। हाउ आर साउंड कॉल्ड द, व्हाई आर साउंड कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स है। साउंड एक मैकेनिकल, क्योंकि ये क्या होती है आपकी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और इस तरह से ये क्रिएट ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। नो, वहां पर कोई, क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, एयर नहीं होता, तो इसलिए कोई भी साउंड नहीं सुन सकते। नेक्स्ट आ जाइए, साउंड वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसको देखेंगे हम। आपने एक स्लिंकी लेना, स्लिंकी इन द सेंस जो एक स्प्रिंग होता है उसको स्लिंकी बोल देते हैं, थोड़ा सा जो आपके मार्केट में मिल भी जाता है। अपने फ्रेंड को होल्ड करने के लिए वन एंड बोलिए और दूसरे एंड आपने खुद होल्ड करना है, और स्ट्रेच करेंगे स्लिंकी को एज शोन इन द फिगर। देन गिव ए शार्प पुश टुवर्ड्स योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड की तरफ एक शार्प पुश देंगे। बट डू यू नोटिस इफ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। आप पुश और इस तरह से पुल करते रहेंगे स्लिंकी को अल्टरनेटिवली, तो आप कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप ये देखेंगे डॉट ऑन द स्लिंकी पर आपने इस तरह से बनाने हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे डॉट ऑन द स्लिंकी विल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो जिस डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेंगे। और रीजन जहां पर कोयल्स जो होंगे वो जहां पर क्लोजर होंगे उसको कंप्रेशन कहेंगे, और जहां पर कोयल्स आपकी फार्दर अपार्ट होगी यानी कि दूर दूर होगी उसको रेयर फ्रैक्शन, और जो पास पास है वो कंप्रेशन कहलाएंगी। तो आपको पता है साउंड प्रोपेगेट करते हैं इन द मीडियम एज अ सीरीज ऑफ द कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ही आपका मूव करती हैं। लेकिन अब जब हम कंपेयर करते हैं जो प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टरबेंस इन द स्लिंकी में करते हैं विद द साउंड प्रोपेगेशन के साथ में, तो ये वेव्स क्या कहलाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन दिस वेव जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है मीडियम का मूव करता है डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टरबेंस के प्रोपेगेशन में मूव करता है। और जो पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे सिंपली ऑसिलेट करते हैं बैक एंड फ्रो अबाउट देयर पोजीशन ऑफ द रेस्ट, अपनी रेस्ट की पोजीशन से टू एंड फ्रो इस तरह से मूव करते हैं। एंड दिस इज एक्जेक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपेगेट्स करती है। हैंड साउंड वेव्स आपकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं।
देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ द वेव होती है जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. In a transverse wave, particles do not oscillate along the line of the wave propagation, but oscillate करती है up and down about their mean position. अपनी mean position से up and down इस तरीके से up and down करती है as a wave travels. Thus एक transverse wave क्या होती है? Is the one in which the individual particle of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of the wave propagation. तो transverse wave आपकी क्या हो गई? जो आपकी इंडिविजुअल पार्टिकल जो मीडियम का मूव करता है अपनी मीन पोजीशन से इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव लाइट की डायरेक्शन में. तो लाइट आपकी क्या होती है? ट्रांसफर वेव होती है. बट अगर लाइट के लिए देखें तो ऑसिलेशन आर नॉट द मीडियम पार्टिकल्स और देयर प्रेशर और डेंसिटी इज नॉट ए मैकेनिकल. डेंसिटी आपकी मैकेनिकल, इट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव एंड यू विल कम टू नो अबाउट द ट्रांसफर वेव. तो इनके बारे में आप 11th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ेंगे. तो बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये ट्रांसफर वेव किस तरह से होती हैं जो मूव करती हैं अप एंड डाउन. अब कैरेक्टरिस्टिक की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं. तो डिस्क्राइब करते हैं साउंड वेव को बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड. 3 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो साउंड वेव आपकी ग्राफिक फॉर्म में है शोन इन द फिगर 12.8 जो आपके पास डायग्राम दे रखा है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये डायग्राम है इस तरीके से. ये आपको है. इस डायग्राम को रेफर करते हुए आपने ये टर्म्स पढ़नी है. तो यहाँ पर एक साउंड वेव जो होती है ग्राफिक फॉर्म के अंदर होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि कैसे डेंसिटी और प्रेशर चेंज होता है जब साउंड वेव एक मीडियम के अंदर मूव करती है. द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम at a given time varies with the distance and above and below average value of the density and pressure. इनके ऊपर काम करती है और रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी और प्रेशर वेरिएशंस को रेस्पेक्टिवली एज ए साउंड वेव प्रोपेगेट्स इन द मीडियम जो मीडियम में प्रोपेगेट भी करती हैं. कंप्रेशन आर द रीजन जहां पर पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर होते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व. अपर पोर्शन में इस तरह से दिखाई देते हैं. एंड द पीक जो रिप्रेजेंट करती है रीजन ऑफ द मैक्सिमम. ये जो पीक है ये मैक्सिमम कंप्रेशन को शो करती है. दस कंप्रेशन आर द रीजन जहां पर डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर क्या होते हैं? हाई होते हैं. रेयर फ्रैक्शन आर द लो प्रेशर रीजन. ये आपके लो प्रेशर रीजन है रेयर फ्रैक्शन जहां पर पार्टिकल्स स्प्रेड अपार्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेड बाय, ये आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय द वैली. तो ये इस तरह से वैली से शो किए जाते हैं. इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व का जिसको बोलते हैं यहाँ पर. और पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट एंड ए वैली इज कॉल्ड द ट्रॉव. इस पीक को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉव. तो यहाँ से ये ध्यान रखने वाली बात है. डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और द कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन. इन दोनों के बीच को हम क्या कहते हैं? लैम्डा बोलते हैं यानी कि वेवलेंथ. और इन दोनों के बीच के को भी हम क्या बोलते हैं? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ. द वेवलेंथ इज द यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. अब यहाँ से एक पैराग्राफ रह गया था इसको हम देख लेते हैं. ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट रह गया था. कैन साउंड मेक ए लाइट स्पोर्ट डांस. क्या लाइट स्पोर्ट डांस करती है? आपने एक टिन कैन लेना है और इसके दोनों एंड्स को होलो सिलेंडर मतलब रिमूव करके होलो सिलेंडर बना देता है. टेक ए बलून और स्ट्रेच करना है ओवर द कैन. कैन के ऊपर आप लगा देंगे इस तरह से. देन रैप ए रबर बैंड अराउंड द बलून. बलून के चारों तरफ आपने रबर बैंड लगा देना और एक स्मॉल पीस ऑफ द मिरर लेना और यूज ए ड्रॉप ऑफ द ग्लू टू स्टिक ऑन द पीस ऑफ द मिरर ऑन द बलून. और आपने एक मिरर इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देना ग्लू से. अलाउ द लाइट थ्रू ए स्लिट टू फॉल ऑन द मिरर. एक लाइट इसके ऊपर पास करने देनी है आपने. आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट स्पॉट इज सीन ऑन द वॉल. आप देखेंगे वॉल के ऊपर ये इस तरह से स्पॉट जो है ये आपका यहाँ पर दिखाई देगा शोन इन द फिगर. ड्रॉप और शॉट डायरेक्टली इनटू द ओपन एंड ऑफ द कैन और ऑब्जर्व करेंगे डांसिंग लाइट स्पॉट को ऑन द वॉल. तो वॉल के ऊपर इस तरह से डांसिंग स्पॉट दिखाई देगा और डिस्कस विद योर फ्रेंड. तो लाइट स्पॉट डांस को आपने यहाँ पर डिस्कस करना है. A beam of the light from the light source is made to fall on the mirror होगी और reflected light is falling on the wall. और वॉल के ऊपर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी. तो ये आपने यहाँ पे डायग्राम करना है और इस तरीके से पहले ये आपको मैंने बताया था. तो ये पैराग्राफ आपको छोटा सा ये पैराग्राफ यहाँ पर दे रखा है. हेनरिच Rudolf Hertz was born on the 22 February 1857 हैम्बर्ग में हुए थे जर्मनी में and educated at the University of the Berlin.
और कंफर्म जेसी मैक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक थ्योरी बाय अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंफर्म किया था। उन्होंने फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और इवन टेलीविजन की थी। और आल्सो डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच जो लेटर एक्सप्लेन किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और एसआई यूनिट जो फ्रीक्वेंसी की नेम है हर्ट्ज इन हिज ऑनर, उसके हर्ट्ज मतलब उनके नाम पर ही रखी गई है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो हमें ये बताती है कि कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है। सपोज यू आर बीटिंग ए ड्रम, तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूर बीटिंग द ड्रम। कितनी बार उसको आप बीट रहे हैं तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रम का जाएगा। एंड वी नो दैट व्हेन ए साउंड जब प्रोपेगेट करते हैं एक मीडियम में, तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट करती है बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में। अब जो चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू होगी, अगेन मैक्सिमम से मिनिमम और फिर मैक्सिमम, तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। और नंबर ऑफ सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, और उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इफ वी कैन काउंट, अगर नंबर ऑफ द कंप्रेशन और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन को हम काउंट करें तो क्रॉस पर यूनिट टाइम में हमें वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव हमें मिल जाएगी। और इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द वी सिंबल, वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। अब यहाँ पर टाइम टेकन बाय द टू कॉन्सिक्यूटिव जो कंप्रेशन होते हैं या रेयरफेक्शन होते हैं to cross a fixed point is called the time period of the wave, and in other words we can say the time taken for one complete oscillation in the density of the medium is called the time period, उसको हम बोलते हैं time period of the sound wave। तो जितना वो टाइम लेती है उसको साउंड वेव बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। ऐसा यूनिट इसकी सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर एक वायलिन और एक फ्लूट में भी बोथ प्लेड बाय द सेम टाइम में ऑर्केस्ट्रा में हम उनको प्ले कर रहे हैं, तो बोथ साउंड ट्रेवल करेंगे सेम मीडियम दैट इज एयर से और अराइव करेंगे हमारे ईयर्स में सेम टाइम में। लेकिन दोनों साउंड जो ट्रेवल करती है सेम स्पीड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स से एक ही मतलब सेम स्पीड पर काम करते हैं, बट जो साउंड हम रिसीव करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। दिस इज ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड क्या होता है उनके साउंड के साथ, और पिच जो होती है वो उनको क्या करती है डिस्टिंग्विश करती है कि ये इसकी आपकी साउंड है और ये उसकी साउंड है। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच। और वो पिच को कैसे इंटरप्रेट करता है, तो फास्टर जो इसकी वाइब्रेशन होती है सोर्स की, हायर इज द फ्रीक्वेंसी और हायर इज द पिच। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उतनी ही ज्यादा हायर पिच हो जाएगी। दस ए हाई पिच साउंड कॉरेस्पॉन्ड टू द मोर कंप्रेशन और मोर रेयरफेक्शन बनाएगी। जब एक फिक्स पॉइंट से आपकी क्या होगी पर यूनिट टाइम से पास करेंगी। ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट साइजेस की और कंडीशंस की होती है वाइब्रेट करती है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो प्रोड्यूस द डिफरेंट पिच, मतलब अलग अलग पिच बनाती हैं हर एक साउंड की। तो ये इस तरह से आपको वेव दे रखी है जो प्रोपेगेट कर रही है लो पिच की, और जो हाई पिच की कर रही है यानी कि हाई पिच के अंदर ज्यादा हो रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से आपको शो कर रखी है डायग्राम के रिलेटेड। अब जो मैग्नीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी कि ये चीज, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम ऊपर जाने का, दिस इज नोन एज टू बी द एम्पलीट्यूड। और इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं लेटर ए से। फोर साउंड इट इज अंटिल what will be density of the pressure, चाहे वो कितना ही उसका प्रेशर या साउंड क्या ना हो। लाउडनेस और द सॉफ्टनेस जो होती है साउंड की वो बेसिकली एम्पलीट्यूड ही डिफाइन करता है। और जो एम्पलीट्यूड होगा साउंड का वेव डिपेंड अपॉन फोर्स के ऊपर विच ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट, किस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रही है। अगर हम एक टेबल को स्लाइटली स्ट्राइक करते हैं तो हमें सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी, लेकिन क्योंकि उसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या है लेस एनर्जी का है। और इफ यू हिट द टेबल हार्ड, अगर बहुत ज्यादा हार्ड करेंगे तो लाउड साउंड सुनाई देगी। कैन यू टेल भाई, क्योंकि हमारा वहां पर एनर्जी ज्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। लाउड साउंड कैन ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद द हायर एनर्जी, जो जितनी ज्यादा हायर एनर्जी से होगा उतना ज्यादा ट्रेवल डिस्टेंस करेगा। ए साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स, अपने सोर्स से क्या होती है फैल जाती है। एज इट मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, इसका एम्पलीट्यूड एज वेल एज लाउडनेस भी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाएंगी जितना ज्यादा सोर्स से दूर जाती जाएंगी। अब फिगर 12.10 ये शो करता है शेप ऑफ ए लाउड और सॉफ्ट साउंड की, इस तरह से शो कर रहा है। तो ये सॉफ्ट साउंड है और ये आपकी लाउडर साउंड की डायग्राम आपको यहाँ पर शो कर रहा है।
अब क्वालिटी और टिम्बर जो होती है साउंड की, वो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमें अनेबल करता है कि वन साउंड ये कहाँ से आ रही है, कि सेम पिच की होने के बावजूद और लाउडनेस की होने के बावजूद ये हमें टिम्बर, एक क्वालिटी और या टिम्बर जिसको बोलते हैं, वो हमें डिस्टिंग्विश करवाता है। अब साउंड इज मोर प्लीजेंट इज सेड टू बी इन सेड टू बी ऑफ ए रिच क्वालिटी। अगर रिच क्वालिटी है तो हमारी सॉफ्ट होगी, और एक साउंड ऑफ द सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द नोट कहेंगे, जो हमारे म्यूजिकल नोट्स में होते हैं, और जो प्लीजेंट भी होती है लिसन करने में। नॉइज एक अनप्लीजेंट होती है जो हमारे ईयर्स को अच्छी नहीं लगती, और म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हियर और रिच क्वालिटी का भी होता है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, विच वे प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द लाउडनेस एंड पिच, कौन बताता है? तो ये एनर्जी जो हमारी होती है लाउडनेस को बता रही है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो हो गया। यस, साउंड हैज अ हायर पिच गिटार और द कार होम, तो कार होम की ऑब्वियस सी बात है पिच ज्यादा ही होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। Speed of the sound is defined as the distance which a point on a wave, such as the compression or the rarefaction, travels per unit time। तो यहाँ से लेकर के जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, तो एक कंप्रेशन जो आपके यहाँ से उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये लैम्डा, और जितने टाइम पीरियड के अंदर ये करती है उसको कहते हैं डिस्टेंस, यानी कि जिस स्पीड से करती है। अब इसकी जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और जितनी फास्ट स्पीड से ये काम आपका जितना टाइम ये लेती है इसको कवर करने में, उसको क्या कहते हैं, स्पीड। तो स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑन ए वेव सच एज कंप्रेशन या रेयरफैक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर जितना ट्रेवल करती है उसको स्पीड कहते हैं। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि लैम्डा अपॉन में टाइम है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। ये लैम्डा आपकी क्या होती है, इसको वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव भी बोलते हैं, और इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वन टाइम पीरियड में ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लैम्डा कहते हैं। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू v, और यहाँ से जो हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास, बिकॉज हमारे पास टाइम पीरियड को लेकर के हमारे पास लैम्डा अपॉन में टी था, तो वन अपॉन में टी को हम क्या लिख सकते हैं, v। तो यहाँ से ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वन अपॉन में टी, ऊपर सबसे पहले हम करके आए हैं इस फार्मूले को, तो यहाँ से हमने इसमें पुट कर दिया, तो v आपके पास यानी कि स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में v, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो स्पीड का फार्मूला आपके पास क्या आ गया, वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। एंड स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। और स्पीड जो होती है वो हमेशा सेम रहती है चाहे कोई भी फिजिकल कंडीशंस क्यों ना हो। एग्जाम्पल 12.1 में साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 किलोहर्ट्ज यानी कि 2000 हर्ट्ज आ जाएगी। लैम्डा आपके पास 35 सेंटीमीटर 0.35 मीटर आ जाएगा। एंड वी नो दैट स्पीड v ऑफ द वेवलेंथ v ऑफ द वेव, तो आपके पास क्या होती है, वेवलेंथ इनटू पे फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके पास स्पीड क्या आ जाएगी, ये यहाँ से ये फॉर्मूला आप इसको पूरा प्रॉपर लिख लीजिए। तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू में v, तो ये 0.35 इनटू में 2000 करेंगे और कैलकुलेट करके ये क्या आ जाएगा, 700 मीटर पर सेकेंड। The time taken by the wave to travel a distance of 1.5 किलोमीटर is, तो ये आपके पास ये इस तरह से 2.1 सेकेंड इसको उसने ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, 2.1 सेकेंड। अब नेक्स्ट आ जाइए न्यूमेरिकल्स के ऊपर, व्हाट आर द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप वेवलेंथ के लिए ये लीनियर डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या टू रेयरफैक्शन के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ द कंप्रेशन और नंबर ऑफ द रेयरफैक्शन टेकन टुगेदर जब होते हैं थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एंड टाइम पीरियड इट इज द टाइम टेकन बाय द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और द रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए पॉइंट, एक पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम टेकन होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एंड एम्पलीट्यूड इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से जितना ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेस कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। हाउ आर द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिलेटेड टू द स्पीड, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, स्पीड का फॉर्मूला लिख देना। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ।
तो ये आप इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, कैलकुलेट करना वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पे स्पीड गिवन है। तो स्पीड आपके पास क्या हो जाती है, लैम्डा इंटू में बी। तो स्पीड आपके पास गिवन है 440 और लैम्डा आपके पास 220 गिवन है, इंटू में बी हो जाएगा। तो ये 440 अपॉन में 220 इज इक्वल टू वी, और ये यहाँ से कट के आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो वी आपके पास यानी कि वेवलेंथ जो है वो क्या आ जाएगी 2 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, a person is listening to a tone of the 50 hertz sitting at a distance of the 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between the successive compression from the source? तो आपको ये सोर्स का कंप्रेशन बताना है। तो यहाँ से टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम आपके पास क्या होता है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 500 हर्ट्ज, और यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 सेकेंड। तो ये आपके पास इस तरह से कैलकुलेट करके आ जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी जो पास करती है ईच सेकेंड थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी जो पास कर रही है हर सेकेंड में हर थ्रू ए यूनिट एरिया, उसको क्या कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। वी समटाइम यूज द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली, हम इसको यूज करते हैं बट दे आर नॉट द सेम, ये सेम नहीं होती हैं। लाउडनेस क्या होती है आपकी मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड की, जो मेजर आपका जो इस मेजर यानी कि जिसकी क्वांटिटी को हम नापते हैं वो रिस्पॉन्स होता है ईयर का एक साउंड के लिए। इवन जब दो साउंड्स आपकी इक्वल इंटेंसिटी की होती है तो हम उसको एक को लाउडर सुनते हैं देन द अदर, और सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट्स इट इज बेटर। तो क्योंकि हमारे ईयर्स उसको डिटेक्ट करते हैं। अब डिस्टिंग्विश करना है लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी को। लाउडनेस डिपेंड करती है एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द वेव एंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर, बट जो इंटेंसिटी होती है डिपेंड ओनली ऑन द एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द वेव, और ये इंडिपेंडेंट होती है रिस्पॉन्स ऑफ द साउंड्स। तो यहाँ पर इसका ध्यान देना है आपने कि लाउडनेस और आपका वेवलेंथ के अंदर लाउडनेस और इंटेंसिटी के अंदर ये डिफरेंस है कि आपका रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर का। तो ये इस तरह से आपने करने हैं। नाउ स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफरेंट इन द डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट होती है। साउंड प्रोपेगेट करती है थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड से। तो साउंड ऑफ ए थंडर इज हर्ड ए लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ द लाइट सीन। जब भी आपको कोई तूफान आ रहा होता है तो हमें पहले हमें आवाज सुनाई देती है, फिर उसके बाद हमें लाइट दिखाई देती है। सो वी कैन मेक आउट, हम यहाँ से सेंस बना सकते हैं कि जो साउंड ट्रेवल करती है स्पीड विच इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट। तो जो साउंड की स्पीड होती है वो आपकी क्या है स्पीड ऑफ लाइट से लेस होती है, और स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। उन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपकी डिपेंड होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस। तो अब ये इनके बारे में तो हायर क्लासेस 11th-12th में पढ़ेंगे आप। जो स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और प्रेशर ऑफ द मीडियम, कि उसके ऊपर कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर है। एंड द स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो फ्रॉम द सॉलिड टू गैसेस स्टेट में। जब हम जाते हैं तो स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है। और इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ द साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 331 meter per second and at 0 degree Celsius and 344 meter per second at 22 degree Celsius। तो टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। The speed of the sound at a particular temperature in a various media। तो यहाँ से आपको एक लिस्ट भी दे रखी है कि अगर वेरियस मीडियाज की, जैसे सॉलिड के अंदर एल्यूमिनियम की स्पीड 6420 होती है, निकल की इतनी, तो ये लिक्विड्स की गैसेस की आपकी स्पीड दे रखी है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके पास कि इन विच द 3 मीडिया एयर वाटर एंड आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किसमें से करेगी, आयरन में से। तो क्योंकि आयरन क्या है, आपका सॉलिड है, और सॉलिड में से क्या करती है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड से ये ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट एक पैराग्राफ है आपके पास सोनिक बूम का। जब स्पीड ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ द साउंड से ज्यादा हो जाए तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। जितने भी बुलेट्स हैं, जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, वो एक ट्रेवल करते हैं सुपरसोनिक स्पीड से। जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं सोर्स
प्रोड्यूसिंग ए सोर्स मूव विद द स्पीड हायर देन दैट ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा मूव करता है, तो ये शॉक वेव्स एयर के अंदर प्रोड्यूस करता है और दीज शॉक वेव कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी कैरी करते हैं और एयर प्रेशर वेरिएशन जो होता है एसोसिएटेड इनके साथ में होता है दिस टाइप ऑफ द शॉक वेव के साथ में, और एक शार्प और एक लाउड साउंड जिसको बोलते हैं, जिसको सोनिक बूम ये प्रोड्यूस करता है। और शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट have enough energy to shatter the glass and even damage the building, तो इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है कि ग्लासेस को भी शटर कर सकता है और इवन बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर सकता है। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। साउंड बाउंस ऑफ करती है, जैसे आपका एक लाइट बाउंस ऑफ करती है वैसे साउंड बाउंस ऑफ भी करती है सॉलिड लिक्विड लाइक ए रबर बॉल बाउंसेस ऑफ ए बॉल, बॉल से जैसे आपकी बॉल बाउंस ऑफ करती है उसी तरह से साउंड भी बाउंस ऑफ करती है, लाइक लाइट साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू स्टडी इन द अर्लियर क्लासेस, और सेम जो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन के आपके लॉज को फॉलो करती है। The direction in which the sound आपकी incident होती है and is reflected make an angle, make equal angles, तो angle of incidence is equal to angle of reflection के equal होता है and three are in the same plane, और इंसिडेंट लाइन रिफ्लेक्टिंग लाइन और नॉर्मल आपकी सभी सेम प्लेन में होती है। एन ऑब्स्टेकल जो लार्ज साइज की होती है जो कि पॉलिश्ड कर सके और रफ हो इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, तो उसके लिए आपका रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स के लिए पॉलिश्ड होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से एक्टिविटीज हम ले रहे हैं, दो आइडेंटिकल पाइप्स ले लिए जैसे शो है फिगर के अंदर, एंड यू कैन मेक द पाइप्स यूजिंग द चार्ट पेपर भी बना सकते हैं, और लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग होनी चाहिए। तो ये 12.11 आपका एक डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है, तो लेट्स सी इसको देख लेते हैं। लाइक दिस, ये इस तरह से आपने पाइप्स बनाने हैं और फिर उसके बाद आपने अरेंज देम ऑन ए टेबल, इस तरह से आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है और एक क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द वन पाइप के आपने ओपन एंड पे रखने हैं और ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप, आपने दूसरे पाइप से इसको सुनना है। तो यहाँ से आप अरेंजमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर क्लॉक रखी हुई है, तो इस तरह से यहाँ पर क्लॉक है और दूसरे आपने ईयर को रखना है यहाँ पर और उससे साउंड को सुनना है आपने। अब नाउ मेजर द एंगल ऑफ, अब आप इस तरह से एडजस्ट करेंगे पोजीशन ऑफ द पाइप की कि आपको बेस्ट हियर सुने आपके साउंड को, और मेजर करना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली ऑन टू ए स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाकर देखना है कि ये क्या होगा। अब यहाँ से आ जाते हैं, हम इको की बात करते हैं, तो जब आप इसको ऊपर उठा लेंगे तो आपको साउंड इतना क्लियरली सुनाई देगी क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में आपका फर्क आ जाएगा। अब इको क्या होती है, जब कई बार आप क्या करते हैं चिल्लाते हैं या क्लैप करते हैं तो सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जैसे टॉल बिल्डिंग से या माउंटेन से, तो आपको वही सेम साउंड दोबारा से सुनाई देती है थोड़ी सी देर के बाद। जो साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड द इको, उसको जो हम सुनते हैं उसको क्या कहते हैं, इको। सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट करती है हमारे ब्रेन में अबाउट 0.1 सेकेंड के लिए, और जो डिस्टिंक्ट इको जो टाइम ट्रेवल इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड और द रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। अगर मान लीजिए स्पीड ऑफ द साउंड आपकी 344 मीटर पर सेकेंड है, गिवन टेम्परेचर पे स्पेस 22 डिग्री पर है, तो साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल, तो ऑब्स्टेकल तो होगी एंड रीच बैक द ईयर टू द ऑफ द लिसनर ऑन द रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमारे लिसनर के ईयर्स में आएगी, हैंस जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड जो होगा at the point of the generation to reflecting surface और back should be at least 3.44 into 0.1 यानी कि 34.4 मीटर होना चाहिए। दस फॉर हीरिंग इकोस को सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल का फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड से हाफ ऑफ द डिस्टेंस होना चाहिए यानी कि 17.2 मीटर होना चाहिए, इतनी दूरी पर होना चाहिए। एंड दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर, टेम्परेचर के साथ भी चेंज हो जाता है, और इकोस में भी हियर मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से भी आपको इको सुनाई देती है, जैसे खाली रूम के अंदर आपको इको सुनाई देंगी। और रोलिंग ऑफ द थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम ए नंबर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रोलिंग ऑफ द साउंड की आपको सुनाई दे रही है थंडर के टाइम पे वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, जैसे क्लाउड से और लैंड से इस तरह से रिफ्लेक्शन होने की वजह से आपको सुनाई देंगी। अब आ जाते हैं रिवर्बिएशन। अब ये रिवर्बिएशन क्या होता है,
एक साउंड जो क्रिएट करती है बिग होल में, वो परसिस्ट बाय द रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स अंटिल इट इज रिड्यूसेस टू ए वैल्यू वेयर इट इज नो लॉन्गर ऑडिबल। तो ये क्या होता है, जब भी आप बड़े होल के अंदर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स उनकी रिफ्लेक्शन होती है और तब तक होती रहती है जब तक वो ऑडिबल ना हो सके, सुनाई ना दी जाए। तो रिपीटेड जो रिफ्लेक्शन होती है उससे क्या होता है, परसिस्टेंट जो साउंड की होती है जिसको रिवर्बिएशन कहते हैं, इन ऑडिटोरियम और जितने भी बड़े बड़े हॉल्स होते हैं तो उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है। एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। अगर ज्यादा रिवर्बरेशन होगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा और बार बार इको आ रही है इस तरह से। तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो रूफ और जो वॉल्स होती है ऑडिटोरियम की, उनको जनरली हम कवर कर देते हैं साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जैसे कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज, इनसे हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और सीट मटेरियल जो होता है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, तो जितने भी चेयर्स होती हैं उनके ऊपर कोई ना कोई कुशन इस तरह से लगाया जाता है कि ताकि साउंड को एब्जॉर्ब कर सकें। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आता है, पर्सन क्लैप कर रहा है अपने हैंड को नियर ए क्लिफ और हियर कर रहा है इको को आफ्टर 5 सेकंड के बाद। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड। अगर ये ले लिया जाए तो स्पीड ऑफ द साउंड आपके पास कितनी है, 346। टाइम टेकन कितना लिया इसने हियरिंग करने में, इको को 5 सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड आपकी क्या होता है, डिस्टेंस इनटू में टाइम होता है। डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। तो 346 इनटू में 5 आपके पास 1730 मीटर आ जाएगा। और इन 5 सेकंड हैज टू ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ। तो इसको 2 बार क्लिफ से करना पड़ेगा और डिस्टेंस बिटवीन जो क्लिफ और पर्सन होगा उसको 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 865 मीटर। तो इतना डिस्टेंस आपका ये होगा। एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, पर्सन क्लैप कर रहा है और इको 5 सेकंड के बाद सुन रहा है। डिस्टेंस आपने निकालना है क्लिफ का और पर्सन का, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस आपके पास 1730 आ जाएगा। और आपके पास ये, लेकिन ये तो पूरा ओवरऑल डिस्टेंस आया, तो क्लिफ और पर्सन के बीच में उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके 865 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास एक न्यूमेरिकल आ रहा है, इको रिटर्न इन 3 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड आपके पास 342 मीटर पर सेकंड आपको गिवन है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, स्पीड जो आपके पास डिस्टेंस जो होगा उसको डी कह लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम, और टोटल को उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्पीड आपको कितना दे रखा, 342 इनटू में टाइम आपके पास 3 सेकंड है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आपके पास 121 121 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 513। तो ये आपके पास ये यहाँ से ये 7 आएगा। कैलकुलेशन एरर है थोड़ा सा, इसको आप देख लीजिए। 171 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 513 मीटर आ जाएगा। अब हम बात करें यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जितने भी मेगाफोन्स या लाउड हेलर्स होते हैं, हॉर्न्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रम्पेट, शनाई, ये इस तरह से डिजाइन होते हैं कि साउंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जाती है बिना स्प्रेड हुए, इन ऑल द डायरेक्शन, बिना फैले हुए सभी डायरेक्शंस के अंदर जाती है। जैसे ये आपका मेगाफोन है, ये हॉर्न है, ये। और इन दिस इंस्ट्रूमेंट एक ट्यूब जो होती है फॉलोड बाय द कॉनिकल ओपनिंग, और कॉनिकल ओपनिंग के ट्यूब के बाद क्या होती है, कॉनिकल ओपनिंग होती है जो रिफ्लेक्ट करती है साउंड को सक्सेसिवली टू गाइड मोस्ट ऑफ द साउंड। जो वेव्स आती है आपके सोर्स से इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑडियंस की, ऑडियंस की तरह के पास ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। अब स्टेथोस्कोप जो होता है एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम साउंड जो प्रोड्यूस हमारी बॉडी के अंदर होती है, मेनली जो हमारे हार्ट और लंग्स के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उनको सुनने के लिए यूज होता है। और इन स्टेथोस्कोप जो साउंड होती है, पेशेंट हार्ट बीट रीचेस द डॉक्टर ईयर्स बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की वजह से ये पहुंचती है। जनरली जो सीलिंग होती है कंसर्ट हॉल की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सिनेमा हाउस आर कर्व होती हैं ताकि साउंड जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद सभी कॉर्नर्स ऑफ द हॉल में जाए एज शोन इन द फिगर। ये इस तरह से आपको एक फिगर्स में आपको ये शो कर रखा है। तो ये इस तरह से सभी कॉर्नर्स के अंदर जाए। जो कि कर्व होती है साउंड बोर्ड्स में भी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट जो रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो स्प्रेड इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल, जितनी विड्थ ऑफ द हॉल होती है उसके अकॉर्डिंग वो स्प्रेड हो सके। Why are the ceiling of the concert hall are की curved क्यों होती है? तो उसका आंसर आप यहाँ पर दे सकते हैं। The ceiling of the concert hall curved because sound after reflection from it reaches जितनी भी all the corners में जाएंगी हॉल की और audible to each person of the hall, तो हर person के लिए audible होंगी। नेक्स्ट रेंज ऑफ हियरिंग, जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की ह्यूमन बींग्स के लिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हज़ार्ड तक होती है। और चिल्ड्रन जो अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल जो 5 ईयर से छोटे होते हैं बच्चे और कुछ एनिमल सच एज डॉग कैन हियर अप टू द 25 किलो हज़ार्ड, 25 किलो हज़ार्ड तक भी सुन सकते हैं। और जैसे पीपल ग्रो करते हैं तो उनके ईयर्स लेस सेंसिटिव हो जाते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। और साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड द इंफ्रासोनिक साउंड उनको कहते हैं और इंफ्रासाउंड कहते हैं। अगर हम हियर करते हैं इंफ्रासाउंड को we would hear the vibration of the pendulum just as we hear the vibration of the wings of the bee। तो जैसे हमें पेंडुलम की वाइब्रेशन को भी हम सुन सकते हैं अगर इंफ्रासाउंड को सुन पाते हैं तो जैसे बी भी करता है उसी तरह से आपकी पेंडुलम भी वाइब्रेट करता है। और राइनोसोर जो कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासाउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लो होती है जो 5 हर्ट्ज से भी उसमें आप यूज करते हैं। वेल्स और एलिफेंट प्रोड्यूस करते हैं साउंड इन द इंफ्रासोनिक साउंड रेंज के अंदर। तो यहाँ से ऑब्जर्व किया गया है एनिमल्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं अर्थक्वेक आने से पहले। अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासाउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स आने से पहले आपकी इंफ्रासाउंड वेव्स को पहले प्रोड्यूस करता है जो कि एनिमल्स को अलर्ट भी कर देता है। फ्रीक्वेंसी जो हायर देन 20 किलोहर्ट्ज होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द डॉल्फिन बैट्स एंड प्रोस्पेरिस, उनसे आपकी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट ऑफ द सर्टेन फैमिलीज हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग इक्विपमेंट होते हैं एंड दीज मोस्ट कैन हियर द हाई फ्रीक्वेंसी स्पीक्स ऑफ द बैट एंड नो व्हेन ए बैट इज फ्लाइंग नियर बाय, और पता चल जाता है कोई बैट उनके पास उड़ रहा है एंड आर एबल टू एस्केप कैप्चर, और कैप्चर होने से बच जाते हैं। रेड भी आपके अल्ट्रासाउंड से प्रोड्यूस करके गेम्स को खेलते हैं। तो रेड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो साउंड जो होती है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। जितने भी और गेम्स खेलते हैं यानी कि एक रेड के पीछे दूसरा रेड, दूसरे रेड के पीछे तीसरा रेड, इस तरीके से वो गेम खेलते रहते हैं। तो ये गेम जो खेलते हैं वो किसकी वजह से खेलते हैं? अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से। अब हियरिंग एड क्या होती है? पीपल मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हियरिंग लॉस हो चुकी है, सुन नहीं पाते, तो जो है उनको हीरिंग लॉस हो जाएगा, मतलब उनको सुनाई नहीं देता। आपने सुना भी होगा डीफ एंड डम्फ है, डम एंड डीफ है। तो इस तरह से कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनको हीरिंग लॉस हो जाता है और उनको हीरिंग एड की जरूरत होती है। और हीरिंग एड इस इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है और हीरिंग एड रिसीव करते हैं साउंड को थ्रू द माइक्रोफोन के थ्रू, और जो माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एम्पलीफाइड होते हैं बाय एम्पलीफायर। और एम्पलीफाइड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड को दिए जाते हैं और स्पीकर कन्वर्ट करता है एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ द साउंड को और सेंड करता है हमारे ईयर में ताकि हमारी जो हियरिंग है वो क्लियर हो सके। तो अब इसी के बेस पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द इंफ्रारेड? तो इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 20 होती है और अल्ट्रासाउंड की आपकी अबव जो होती है मतलब 20,000 से अबव होती है, उनको अल्ट्रासाउंड रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब जो आपकी एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं और ये एबल टू आपके ट्रेवल करती हैं वेल डिफाइंड पास इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल है तो भी पास कर जाएंगी। अल्ट्रासाउंड आपकी यूज होती है एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड इन द मेडिकल पर्पसेस में, आपकी मेडिकल पर्पसेस में भी यूज होती हैं। एंड अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज टू क्लीन जो पार्ट्स होते हैं
जो हार्ड टू रीच, जहाँ पर मतलब पहुंचा नहीं जा सकता है, उनमें आपकी लोकेट होती है। फॉर एग्जांपल स्पाइरल ट्यूब, ओड शेप पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स पहले क्लीन की जाती हैं और प्लेस की जाते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर, और फिर वहां पर अल्ट्रासाउंड बेस्ड सॉल्यूशन में डाली जाती हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से जो पार्टिकल डस्ट, ग्रीस और डर्ट के होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और ऑब्जेक्ट दस थॉरली क्लीन, और ये क्लीन हो जाती है अच्छी तरीके से। ये डेंटल के अंदर भी यूज किया जाता है, जहाँ पर आपके प्लाक्स यूज होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड बेस्ड अल्ट्रासोनिक जो वाटर उसको प्रोड्यूस करवाया जाता है, और जो प्लाक होता है उसको रिमूव भी करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स, और जो फ्लोज होते हैं मेटल ब्लॉक के अंदर। मेटेलिक कंपोनेंट जनरली यूज होते हैं स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिग स्ट्रक्चर में यूज, जैसे बिल्डिंग में, ब्रिजेस में, मशीन्स में यूज होते हैं, और साइंटिफिक इक्विपमेंट में। और जो क्रैक और होल्स होते हैं मेटल ब्लॉक्स में, जहाँ पर वो इनविजिबल होते हैं बाहर से, तो और वो स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर की को रिड्यूस कर देते हैं। और अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक से पास करी जाती हैं, और डिटेक्टर्स यूज होते हैं उनकी ट्रांसमिटेड वेव्स को डिटेक्ट करने में। इफ देयर इज इवन, अगर मान लीजिए स्मॉल डिफेक्ट भी होता है, तो अल्ट्रासाउंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक और इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ द फ्लो और द डिटेक्ट को, और एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ से आप फिगर के अंदर देख भी सकते हैं। तो ये मेटल है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो यहीं से आपकी क्या कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। तो रिफ्लेक्ट बैक आते ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या फ्लोस है। ऑर्डिनरी साउंड जो होती है लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पस। ऑर्डिनरी साउंड को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैंड आ जाती है कॉर्नर से ऑफ डिफेक्टिव लोकेशन एंड एंटर द डिटेक्टर। उनके कॉर्नर्स, मतलब जो आपकी डिफॉर्मिटीज होती है, उनके कॉर्नर से बैंड करके ये वापस आपके रिफ्लेक्टर डिटेक्टर में चली जाती हैं। और अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट, और इमेज बनाती है हार्ट को, और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। तो यहाँ से आपकी इको भी, आपकी जो हार्ट की होती है उसे पता चल जाता है कि हार्ट फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी की इमेजेस के लिए भी यूज करता है। और डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, इन सबकी इमेज भी बनाता है, और ये हेल्प करते हैं डॉक्टर को डिटेक्ट करने में जितने भी अबनॉर्मलिटी सच एज स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर एंड द किडनी, और द ट्यूमर जो डिफरेंट ऑर्गन्स में होते हैं उनसे पता चल जाता है। और इस टेक्निक में अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती है वो ट्रैवल करती है टिश्यूज ऑफ द बॉडी से, और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एक रीजन जहाँ पर चेंज होता है टिश्यू डेंसिटी का, वहां से रिफ्लेक्ट करती है, और ये वेव्स कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और जो जनरेट करती है इमेजेस ऑफ द ऑर्गन। और इसी टेक्निक से ये इमेजेस डिस्प्ले होती है मॉनिटर और प्रिंट और एक फिल्म के ऊपर, और इसको बोला जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी आपकी यूज होती है एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में, ताकि कॉन्जिनाइल जो डिफेक्ट है और या ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज है प्रेगनेंसी में डिफेक्ट डिटेक्ट हो सके, और ये चीजें आपकी अबनॉर्मल केसेस ना हो। अल्ट्रासाउंड जो होता है हम उसको ब्रेक, स्मॉल जो स्टोन्स होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी यूज करते हैं जो किडनी के अंदर होती हैं, ताकि वो छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स में बन जाए, और ये ग्रेन्स बाद में यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। अब सोनार की बात करें तो एक्रोनिम सोनार जो स्टैंड करता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग के लिए। सोनार एक यूज डिवाइस होती है जो यूज करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिस्टेंस मेजर करने में, डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनकी स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और हाउ डज सोनार वर्क? सोनार के अंदर आपके ट्रांसमीटर होता है, डिटेक्टर होता है, और जो इंस्टॉल होता है आपकी बोट में या शिप के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर रिसीवर है, और यहाँ डिटेक्टर है, यहाँ ट्रांसमीटर है, यहाँ रिसीवर है। तो इस तरह से ये जाता है सीबेड से टकरा करके वापस रिसीवर में आता है। तो ट्रांसमीटर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और ये वेव्स ट्रैवल करती हैं वाटर में, और स्ट्राइक करने के बाद ऑब्जेक्ट से या सीबेड से तो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और डिटेक्टर इनको सेंस करता है, और डिटेक्टर कन्वर्ट करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, which are appropriately interpreted, और उससे बिल्कुल एक्यूरेटली आपका पता चल जाता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्ट करता है साउंड वेव को कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ वाटर, बाय जब हमें स्पीड ऑफ द साउंड पता है और जितना टाइम ट्रेवल उसने किया है ट्रांसमिशन में और रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड में, तो टाइम इंटरवल बिटवीन, मान लीजिए अगर रिसेप्शन और ट्रांसमिशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड में आपने टी लिया और स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू द सी वाटर आपकी वी है, तो टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल जो होगा वी इंटू में टी, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम हो जाएगा। और अबव मेथड इसको बोलते हैं इको रेंजिंग। सोनार टेक्निक
यूज होती है डेप्थ ऑफ द सी को देखने के लिए, अंडर वाटर लोकेट करने के लिए चीजें, वैली, सबमरीन है, कोई आइसबर्ग है, या सन के कोई भी आपका शिप है। A ship sends out the आपकी अल्ट्रासाउंड जो रिटर्न फ्रॉम द सी बेड से आती है और डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकंड के बाद डिटेक्ट होती हैं। इफ द स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज 1531 है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है। टाइम आपके पास कितना है 3.42 और डिस्टेंस कितना, स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड आपको दे रखी है 1531, तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू में ट्वाइस इंटू में डेप्थ ऑफ द सी, तो 2d आ गया, और d आपकी क्या डेप्थ ऑफ द सी है, तो 2d क्या होती है स्पीड ऑफ द साउंड इनटू टाइम, तो स्पीड से आप साउंड को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपके पास कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 618 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 2.62 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सबमरीन एमिट्स करता है सोनर इम्पल्स को, जो टर्न करती है, जो रिटर्न करती है फ्रॉम एक अंडर वाटर क्लिफ से इन 1.02 सेकंड इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन सॉल्ट वाटर इज 1531 मीटर पर सेकंड, हाउ फार अवे फ्रॉम द क्लिफ, हाउ फार अवे इज द क्लिफ, तो क्लिफ कितनी दूरी पर है, तो इसके लिए आपने क्या दे रखा है यहाँ पर, आपके पास उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। टाइम आपके पास गिवन है 1.02 सेकंड, और आपके पास डिस्टेंस जो दे रखा है 15, स्पीड ऑफ द साउंड दे रखी है, तो स्पीड आपके पास यहाँ पर 1531 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हाउ फार अवे, तो आपने क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, स्पीड इनटू में टाइम अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये 1531 इनटू में टाइम आपके पास 1.02 अपॉन में 2 करेंगे और कैलकुलेट करके ये 780.81 मीटर आ जाएगा। एज मेंशन अर्लियर, पहले जो मैंने बताया गया था कि बैट अपने प्रे को सर्च करता है और फ्लाई करता है डार्क नाइट में बाय एमिटिंग और डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिफ्लेक्ट भी करता है, मतलब रिफ्लेक्शंस के थ्रू डिफ्लेक्ट करता है। तो हाई पिच जो अल्ट्रासोनिक स्पीड्स जो होती है बैट की, वो ऑब्स्टेकल से और या प्रे से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं और वापस बैट के ईयर्स में आती है, और नेचर जो रिफ्लेक्शन का उन्हें बताता है बैट को कि ऑब्स्टेकल या प्रे कहाँ पर है और वो किस टाइप का है। एंड पोर्पोइसिस जो होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं अपनी नेविगेशन और अपने खाने को अंधेरे में ढूंढने के लिए, तो ये अल्ट्रासाउंड वेव से ही आपके अपने खाने को या प्रे को ढूंढते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर की, हम सुनते कैसे हैं, हम हाउ डू वी एबल टू हियर, कोई भी एक्सट्रीमली जो सेंसिटिव डिवाइस होती है ईयर जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम सुन पाते हैं, और ये अलाउ करती है एक कन्वर्ट जो वाइब्रेशंस होती है एयर में, उनके प्रेशर को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के अंदर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करवाया है जो ट्रेवल करती हैं ब्रेन विया द ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती हैं। ऑडिटरी एस्पेक्ट जो ह्यूमन ईयर का वो यहाँ पर डिस्कस इस तरह से किया गया है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं आउटर ईयर को हम पिना बोलते हैं, और ये कलेक्ट करता है जितनी भी साउंड होती है सराउंडिंग से लेता है, और कलेक्टेड साउंड जो होती है वो पास करती है ऑडिटरी कैनाल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इस तरह से ऑडिटरी कैनाल के अंदर ये जा रही है, तो ये पीना पोर्शन हो गया, ये ऑडिटरी कैनाल हो गया, तो यहाँ से ये जाता है पास करता है, और जिसको, और एक थिन मेम्ब्रेन जो होती है जो जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थिन मेम्ब्रेन है, ये इस तरह से ये छोटी सी है, तो ये थिन मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, एंड द टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। व्हेन ए कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेस करता है ईयर ड्रम पे, जो प्रेशर होता है उसके आउटसाइड द मेम्ब्रेन वो इंक्रीज होता है, और फोर्सेस जो ईयर ड्रम के इनवर्ड होते हैं अंदर की तरफ जाते हैं। सिमिलरली इनवर्ड जो ईयर ड्रम जो होता है वो आउटवर्ड्स मूव करता है जब एक रेयर फ्रैक्शन रीचेस होती है इसके पास पहुंचती है, और दिस वे ईयर ड्रम आपका क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशंस एम्पलीफाइड होते हैं सेवरल टाइम बाय द 3 बोन्स, जो 3 बोन्स होती है हैमर, एनविल और स्टीरप, जो मिडल ईयर्स के अंदर होती है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये आपको 3 बोन्स यहाँ पर शो कर रखी है, हैमर, एनविल और स्टीरप, ये इस तरह से ये बोन्स हैं जो मिडल ईयर के अंदर होती हैं।
तो ये मिडल ईयर्स इनको क्या करता है, मिडल ईयर के अंदर इन बोन्स को एम्पलीफाइड करवाते हैं साउंड को, और जो मिडल ईयर ट्रांसमिट करता है एम्पलीफाइड प्रेशर वाइब्रेशंस को, वेरिएशंस को, जो आपकी साउंड वेव इनर ईयर में भेजता है, और इनर ईयर के अंदर प्रेशर वेरिएशंस टर्न होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बाय द कोकिला, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर ब्रेन में पहुंचाए जाते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू, और ब्रेन इनको इंटरप्रेट करता है एज ए साउंड, तो ये साउंड की तरह इनको सुनता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका ये शंख टाइप स्ट्रक्चर जो है ये कोकिला है, जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये क्या करता है, ब्रेन के अंदर भेजता है। तो ये आपका इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको ये दे रखा ईयर का स्ट्रक्चर। अब हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या, उसके बारे में एक समराइज कर लेते हैं। साउंड जो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशंस के थ्रू होती हैं। साउंड ट्रेवल करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वे थ्रू ए मटेरियल मीडियम। ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों होती हैं, क्योंकि ये आपकी एक पर्टिकुलर जो पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव, तो इसलिए ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल कहलाई जाती हैं। साउंड ट्रेवल सक्सेसिवली कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ऑफ द मीडियम में आपकी ट्रेवल करती हैं। इन साउंड प्रोपेगेशन इट इज द एनर्जी ऑफ द साउंड जो ट्रेवल करती है और नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। एनर्जी ट्रेवल करती है, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, और चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन बनाता है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और द टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। एंड टाइम टेकन बाय द wave for one complete oscillation of the density or the pressure of the medium is called the time period, and number of the complete oscillation per unit time is called the frequency, उसे हम कहते हैं v is equal to 1 upon time। speed, frequency and wavelength जो होती है साउंड के related to the equation v is equal to lambda into v। the speed of the sound depends primarily किस पे करती है, nature और temperature of the transmitting medium पे। the law of the reflection of the sound हमें ये बताता है कि direction in which साउंड इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, और मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल के साथ बनाती हैं टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड थ्री लाई करते हैं सेमी प्लेन के अंदर। नाउ फॉर हियरिंग ए डिस्टिंक्ट साउंड, एक डिस्टिंक्ट साउंड को सुनने के लिए जो टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में 0.1 सेकंड होना चाहिए, और जो परसिस्टेंट है साउंड के ऑडिटोरियम में इज द रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से होती है साउंड को, जिसको रिवर्बिएशन बोलते हैं। साउंड प्रॉपर्टी सच एज पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी आपकी डिटरमाइन बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टी से आपको बताई गई हैं। लाउडनेस एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है ईयर का टू द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, एंड अमाउंट ऑफ द साउंड एनर्जी जो पास कर रही है ईच सेकंड थ्रू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ऑडिबल रेंज जो हियरिंग की होती है ह्यूमन बीइंग्स की, वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। साउंड में जो जिनकी फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल रेंज होती है उनको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और जो अबव होती है उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड हैव मेनी मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं, और सोनार टेक्निक यूज होती है डिटरमाइन करने में डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज एंड सबमरीन्स एंड आइसबर्ग, जो सनकन शीप्स होते हैं उनके बारे में ये लोकेट की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिलती रहें।